Hello friends, this is Nutan. Welcome to our Mavericks channel. So लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन रिसर्च का फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट 1 वो हमने कंप्लीट किया है। उसके ऊपर से एग्जांपल्स देके ही हमने डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देके ही तो आज हम इस वीडियो में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम तो पहले जान लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये जो 4 स्पेशल केसेस हैं वो 4 स्पेशल केसेस हमें आज देखना है। तो उसमें है फर्स्ट डीजेनरेसी, सेकेंड है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, थर्ड है अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज द इनफिजिबल और नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। सो वन बाय वन हम जान लेंगे कि डीजेनरेसी क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं। उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स से हम जान लेंगे कि व्हाट इज डीजेनरेसी, व्हाट इज अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, व्हाट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन और व्हाट इज इनफिजिबल सॉल्यूशन। सो उसमें से फर्स्ट जो है वो है डीजेनरेसी। सो फर्स्ट हम डेफिनेशन जान लेते हैं डीजेनरेसी क्या है और उसके बाद में हम उस टाइप का एग्जांपल्स देते हैं। तो डीजेनरेसी देखो क्या है। इन डीजेनरेट प्रॉब्लम्स while applying simplex method we come simplex method, ये तो हमने लास्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में देखा है व्हाट इज सिंप्लेक्स मेथड। while applying simplex method we come across tie living variables, यानी कि जो लिविंग वेरिएबल्स होता है उसमें टाई होता है। द लिविंग वेरिएबल्स हैव द सेम मिनिमम रेशियो, यानी कि मिनिमम रेशियो उसमें सेम होता है। देन दिस टाई इज ब्रोकन arbitrarily and then in the next iteration at least one basic variables will be zero and the new solution is then said to be degenerate। यानी कि जो हम मिनिमम रेशियो देखते हैं तो मिनिमम रेशियो में सेम वैल्यूज आता है, यानी कि कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी वैल्यूज हमें चूज करनी है, यानी कि उसमें इस दोनों वैल्यूज में टाई करना पड़ता है एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डीजेनरेसी। तो एक एग्जांपल देखते हैं ताकि एग्जांपल से आपको समझ में आ जाए व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो एक हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो एक हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखें। मैक्स मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू 8, x1 plus 2x2 less than or equals to 4 and x1 x2 greater than or equals to 0। सो ये एग्जांपल है। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एग्जांपल्स को, उसके बाद में सिंप्लेक्स मेथड यानी कि टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So standard form of this LPP is the standard form is max
z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 9x2 सब्जेक्ट टू, तो फर्स्ट वन इज द x1 प्लस 4x2 लेस देन और इक्वल्स टू है, लेस देन और इक्वल्स टू है, इसलिए हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे, प्लस s1 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट x1 प्लस 2x2, यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल्स टू है, इसलिए हम दूसरा स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखो x1, x2, s1, s2 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। s1 s2 आर स्लैक वेरिएबल। यहाँ पे हमने दो स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं, यानी कि यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिखते हैं मैक्स z का, तो उसमें भी हम विथ कोएफिशिएंट 0, 0s1 प्लस 0s2 ऐड करेंगे। सो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करके हमें एक सिंप्लेक्स टेबुलर मेथड यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज अवर, यहाँ पे सीबी है, यहाँ पे सीजे है, सीजे, और यहाँ पे सीबी, सीबी में हमारा, और यहाँ पे एक्स बी है, एक्स बी पे हमारा x1, x2, s1 और s2, ये 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, और उसके कोएफिशिएंट आ जाएंगे 3, 9, 0 और यहाँ पे 0। सो यहाँ पे भी हम जो स्लैक वेरिएबल्स ऐड किए हैं वो आएंगे, उसके कोएफिशिएंट्स 0 आ जाएंगे। सो जो इक्वेशन था हमारा x1 प्लस 4x1, तो उसके कॉन्स्टेंट्स 1, 4, 1, 0, और यहाँ पे x1 प्लस 2x2, 1, 2, 0 एंड 1 यहाँ पे। सो जो यहाँ पे b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट में हमारा ये जो कांस्टेंट है 8 एंड 4, सो वो आ जाएंगे यहाँ पे 8 और 4। यहाँ पे मीन रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे पहले हम जेड निकालेंगे। सो जेड की वैल्यू फर्स्ट हमारी और 0 रहेंगी, 0, 0, 0, 0 और 0। नेक्स्ट हम जेड माइनस सी करेंगे। सो जेड माइनस सी, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ये 0 और ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट नेगेटिव है हमारा -9। सो -9 यानी कि ये 4 और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। सो 4 से 8 को डिवाइड किया, यानी कि 8 डिवाइड बाय 4 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 2 आ जाएगा। सो इसमें से जो मिनिमम रेशियो है, इसमें देखो यहाँ पे टाई हुआ है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है। सो दोनों में से हमें एक चूज करना है। सो दोनों में से कौन सा भी हम चूज कर सकते हैं। सो हम ये चूज करेंगे, ये जो सेकंड है। सो यहाँ पे देखो, ये जो टाई है इसको हम डीजेनरेसी बोलेंगे। यहाँ पे जो मिनिमम रेशियो सेम है, इसमें दोनों में टाई हुआ है, तो ये मेन पॉइंट है डीजेनरेसी का। सो इन दोनों में से हमने ये चूज किया है। सो नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं। ये 2 है और ये 2 है, यानी कि इसका जो पाइवोट एलिमेंट है ये हुआ ये, और इसको हम पहले 1 करेंगे, इसको 1 करेंगे, और ये जो 4 है उसको हम 0 करेंगे। सो इसको 1 करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट। सो पहले टेबल ड्रॉ करते हैं सेकेंड वाला। सो सेकेंड वाला टेबल में यहाँ पे सी बी, सी जे, एक्स बी। सो सी जे है 3, 9, 0, 0। यहाँ पे x1, x2, s1, s2। अभी यहाँ पे देखो, जो पाइवोट एलिमेंट था ये, यानी कि s2 को x2 से रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे s1 एज इट इज रहेगा, और s2 को x2 से रिप्लेस करेंगे, और उसका कांस्टेंट है 9, s1 का है अभी 0। सो हमें क्या करना है अभी, ये जो 2 है इसको 1 करना है, यानी कि थ्रू आउट 2 से सेकेंड रो को डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 1,
0 1/2, 1/2, 1 0, और ये 1/2 आ जाएगा। और ये जो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2 आ जाएगा। अभी ये जो S1 है, S1 यानी कि 4, 4 को हमें 0 करना है, यानी कि कौन सा रो ऑपरेशन यूज करना है, R1 - 4 R2। सो R1 - 4 R2। सो यहाँ पे वैल्यूज है हमारी 14108, 14108। यहाँ पे हमने हमें रफ कैलकुलेशन करना है, ये रो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, R1 - 4 R2। सो फर्स्ट इज द R1 इज 1, सो 1 - 4 R2 यानी कि ये 1/2। सो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस, ये 2 आ जाएगा। सो 1 - 2, यहाँ पे -1 आ जाएगा। सो नेक्स्ट R1 इज हमारा 4, 4 - 4 0। नेक्स्ट R1 है 1, 1 - 4 R2 है 0, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट इज 0, 0 -4 इंटू 1/2 यानी कि -4 आ जाएगा। So, यहाँ पे 4 R1 है हमारा 0 -4 इंटू 1/2, सो -1 0 1 -4। और यहाँ पे R1 - 4 R2 यानी कि R1 है हमारा 8, 8 -4 इंटू 2 8, 8 -8, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ये हुआ हमारा S1। अभी हमें ZZ निकालना है। ZZ के लिए देखो, ये तो 0 आ जाएगा, ये 9/2, ये 9, ये 0, ये 9/2, और ये also 9 इंटू 2 18। सो ZZ -CJ, सो 9/2 -3, 9/2 -3 यानी कि 3/2। 9 - 9 0, 0 - 0 0, 9/2 -0 9/2। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं आया है, यानी कि यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑल ZJ - CJs आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वेयर x1 की वैल्यू 0 आ जाएंगी और x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। S1 0 आ जाएगा और S2 इज ऑल्सो 0 आ जाएगा। सो this solution is the optimal solution and it is a degenerate, बिकॉज यहाँ पे देखो जबकि फर्स्ट इटरेशन जब था हमारा, फर्स्ट इटरेशन यानी कि ये जो ऊपर का, तो इसमें देखो S1 का लिविंग, S1 एज द लिविंग वेरिएबल्स, S1 को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो S1 की वैल्यू 0 ही रहेगी, और यहाँ पे S2 का हमने चेंज किया है, S2 को हमने X2 से चेंज किया है। सो एक वैल्यू है हमारी 0 और एक वैल्यू है हमारा x2 का वैल्यू है हमारा 2, यानी कि दिस इज द डीजेनरेट सॉल्यूशन, देयरफॉर दिस इज डीजेनरेट सॉल्यूशन, डीजेनरेट सॉल्यूशन। तो x1 और x2 की वैल्यूज हम मैक्स जेड के फंक्शन में डालते हैं। सो मैक्स जेड इज इक्वल्स टू 3x1 + 9x2, यानी कि 3 इंटू 0 + 9 इंटू 2, यानी कि z इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू, इट विल बी 80। सो ये हम ग्राफिकल मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड, तो यहाँ पे देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे करना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ग्राफिकल मेथड से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं।
सो यहाँ पे ये ड्रॉ किया है y एक्सिस, ये ड्रॉ किया है x एक्सिस, यहाँ पे है हमारा ओरिजिन। सो जो दो इक्वेशन है हमारे, जो फर्स्ट इक्वेशन था यानी कि x1 प्लस 4x2 विच इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे हम x1 0 पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाएंगे हमारी 2, और अगर x2 को 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू आ जाएंगी 8। सो फर्स्ट ये पॉइंट्स हम ड्रॉ करते हैं। सो x1, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पे वैल्यू है हमारी फर्स्ट x1 अगर 0 है और x2 है हमारा 2, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा ये 0 और 2 का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x2 0 है और x1 है 8, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 8 और 0 का। सो इधर से हम इधर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ किया है फर्स्ट इक्वेशन का। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारा x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x1 हम 0 पुट करते हैं तो x2 हमारा 2 आ जाता है, x2 अगर 0 पुट करते हैं तो x1 भी हमारा 4 आ जाता है। सो x1 अगर 0 है तो x2 की वैल्यू है 2, यानी कि सेम पॉइंट आ जाएगा, और x2 अगर 0 है तो x1 की वैल्यू है 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। सो ये ध्यान से यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ की है। सो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 0 और 2, और ये सेकेंड लाइन। सो हमारा फिजिबल रीजन यानी कि ये फिजिबल रीजन आ जाएगा लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल फिजिबल रीजन आ जाएगा 0 टू 0, और ये 0 4 का सेक्शन, सॉरी 4 0 का। सो इसमें से पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और 2, नेक्स्ट 0 और 0, और नेक्स्ट 4 और 0। सो ये हुआ हमारा ओरिजिन, ये ए का पॉइंट है और ये बी का पॉइंट है। सो फर्स्ट जेड 0 0 है तो जेड 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट सॉरी 0 2, ये ओरिजिन है, ये ए का पॉइंट है। सो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएंगी 18, और यहाँ पे जेड 0 आ जाएगा, और यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएंगी 12। सो इसमें से मैक्सिमम जेड है 18। So Z is equals to 18 at it exists at point 0 and 2, and this problem is the degeneration problem because यहाँ पे दो वेरिएबल्स है हमारे x1 और x2 के हैं, तो उसमें से पहला x1 है 0 और x2 की वैल्यू है 2, यानी कि दिस प्रॉब्लम इज अवर डिजेनरेट प्रॉब्लम। सो ये हुआ हमारा डिजेनरेसी का एक एग्जांपल्स। सेकंड जो पॉइंट है हमारा सेकंड, यानी कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा,
तो उसका एक एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल में आपको समझ में आएगा अल्टरनेटिव ऑप्टिमा कैसे बोलते हैं. So we know that optimal solution is always unique in the sense that max z or min z is unique value. However, these optimum values may occur at more than one point in solution space. Then we get alternate optimal solution. Graphically, this happens when objective function is parallel to a binding constraint. Then any point on that binding constraint is a solution point of the problem and thus giving alternate optimal solution, in fact infinitely many solution. So इस टाइप का एक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमा क्या होता है. सो लेट्स सी एग्जांपल. पॉइंट अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का. सो प्रॉब्लम देखते हैं पहले हम. मैक्स z इज इक्वल्स टू 4x1 प्लस 14x2 subject to 2x1 plus 7x2 less than or equals to 21, 7x1 plus 2x2 less than or equals to 21, x1 x2 are greater than or equals to 0. तो पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. The LPP in standard form is max z is equals to 4x1 plus 14x2 subject to 2x1 plus 7x2 plus s1 is equals to 21, 7x1 plus 2x2 plus s2 is equals to 20. So यहाँ पे 0s1 और 0s2, x1 x2 s1 s2 all are greater than or equals to 0. So पहले हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो टेबुलर फॉर्म cb cj xb. सो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएंगे. कांस्टेंट है हमारे 4 14 0 0. सो x1 x2 s1 s2. यहाँ पे भी s1 s2 आ जाएंगे विथ कांस्टेंट 0 0. सो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 2x1 प्लस 7x2. ओके, 2 7 1 0 7 2 0 1. उसके कांस्टेंट आ जाएंगे यहाँ पे 21 22 यानी कि बी. सो फर्स्ट जेड निकालेंगे. जेड तो स्टार्टिंग पे हमारा इनिशियली 0 ही रखते हैं. सो नेक्स्ट जेड माइनस सी निकालेंगे. -4 -14 0 और 0. उसमें मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है हमारा 14. सो ये कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है यानी कि मिनिमम रेशियो निकालना है हमें. सो 21/7 यानी कि 3 और 21/7 यानी कि 10.5 आ जाए. सो इसमें से जो मिनिमम है 3, तो इसका पिवोट एलिमेंट आ जाएगा ये 7. सो ये हुआ हमारा पाइवोट एलिमेंट 7. सो 7 को हमें 1 करना है और उसके नीचे जो 2 है उसको हमें 0 करना है. सो पहले फिर से टेबल ड्रॉ करते हैं. CB CJ XB. यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं 4 14 0 0, x1 x2 s1 s2. सो यहाँ पे जो 7 है पाइवोट एलिमेंट, सो
x2 को हम s1 को हमें x2 से रिप्लेस करना है। यहाँ पे x2 आ जाएगा, उसका कांस्टेंट 14 आ जाएगा। सो 7 को हमें 1 करना है, यानी कि 7 को हमें थ्रू आउट ऑल रो को 7 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट आ जाएगा 2/7, 1, 1/7, 0 एंड 3। सो s2 यानी कि जो 2 है उसको हमें 0 करना है। ये जो ऊपर का है 2, इसको 0 करना है, तो रो ऑपरेशन हमें R2 - 2R1 ये परफॉर्म करना है। सो हमारे वैल्यूज है 7, 2, 0, 1 और 21। सो R2 है हमारा फर्स्ट 7, 7 माइनस 2 इंटू 2/7। यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करते हैं। 7 - 2 इंटू 2/7, यानी कि 7 - 4/7। 49 - 4 45। सो यहाँ पे 45/7 आ जाएगा। सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो नेक्स्ट 0 - 2, यानी कि -2/7 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 21, R2 है 21 माइनस 6, सो 15 आ जाएगा। सो फर्स्ट जेड से निकालते हैं तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे जेड से आ जाएगा 4, यहाँ पे 14, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 42। और नेक्स्ट जेड से माइनस सी से निकालना है। सो जेड से माइनस सी से 4 - 4 0, 14 - 14 0, 2 - 0 2, 0 - 0 0। सो यहाँ पे देखो 0 0 2 एंड 0 आए हैं जेड से माइनस सी जी। तो ये 3 0 में से सपोज हमने ये 0 सिलेक्ट किया। सो ये 0 से यानी कि ये कॉलम से हमें इसको डिवाइड करना है। सो 3/2/7 यानी कि 21/2 आ जाएगा। और ये 15/45/7 यानी कि ये 7/3 आ जाएगा। और इसमें से मिनिमम जो है, सो मिनिमम है हमारा ये, यानी कि ये 45/7 ये हुआ हमारा पाइवोट एलिमेंट्स। तो ये पाइवोट एलिमेंट है, इसको 1 करना है और उसके ऊपर जो है उसको 0 करना है। सो फिर से टेबल निकालते हैं। अभी ये x1 से रिप्लेस हो जाएगा। सो 14/7 यानी कि उसको 14/7 से डिवाइड करना है। सो ये 1 आ जाएगा, 0 को 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट -2/7 है, उसको 45/7 से, यानी कि ये -2/45 आ जाएगा। और ये 7/45 आ जाएगा। और यहाँ पे 7/3 आ जाएगा। और यहाँ पे रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे भी 7/3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जेड से निकालेंगे हम। जेड से के लिए ये 14 × 0 + 4 × 1 यानी कि 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा ये 2। और आफ्टर ये कैलकुलेशन ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 42 आ जाएगा। नेक्स्ट जेड से माइनस सी जी, ये 0 आ जाएगा, 0। ये जेड से माइनस सी जे 2 - 0 2, सो ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो ये सेकंड स्टेप जो है, यहाँ पे भी वैल्यू सेम आई है। फर्स्ट
जो सेकेंड इटरेशन था उसमें भी हमारी वैल्यू सेम आई थी। सो फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द, यहाँ पे जो सेकेंड जो इटरेशन था उसमें हमने x2 की वैल्यू 3 आई है और s2 का 15 आया है। एंड उससे कैलकुलेट किया तो हमारा मैक्स जेड 42 आता है। सो अब उसमें जेड जे यहाँ पे जो सेकेंड इटरेशन था जेड जे माइनस सी जे ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 थी। सो यहीं पे हम स्टॉप कर देते थे, लेकिन हमें नेक्स्ट इटरेशन में देखना था कि वैल्यूज क्या आता है। नेक्स्ट इटरेशन में हमें चेक किया, नेक्स्ट इटरेशन में हमें S2 का लीव किया और x2 की जगह पे हमने x1 को रिप्लेस किया। x1 की वैल्यूज यहाँ पे आई है 7/3 और x2 की वैल्यूज यहाँ पे आई है 7/3 और दोनों का कैलकुलेशन यानी कि x1 x2 के वैल्यूज जेड के इक्वेशन में डाले तो उसका भी आंसर 42 आता है। यानी कि ये हुआ हमारा अल्टरनेट ऑप्टिमम। सो सेकेंड इटरेशन पे हमारा जेड के वैल्यूज 42 आया है और जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इटरेशन है हमारा, थर्ड इटरेशन यूज करके भी हमारा जेड का वैल्यू 42 आया है, यानी कि सेम। तो ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इन इटरेशन 2। इटरेशन 2 यहाँ पे हमारा x2 का वैल्यू है 3 और s2 का वैल्यू है 15। अगर हम z के इक्वेशन में वो वैल्यूज डालते हैं सो z का वैल्यूज आता है 42। अगेन इन इटरेशन 3 वहां पे हमारा x1 का वैल्यू है 7/3 और x2 का वैल्यू है 7/3 और ये दोनों वैल्यूज अगर z के इक्वेशन में डालें 4x1 प्लस 14x2 सो 4 of 7/3 plus 14 7/3 so 28/3 plus 98/3। तो इसका आंसर आ जाएगा, सो जेड की वैल्यू है यहाँ पे भी 42। सो सेम है, यानी कि ये हुआ उसका अल्टरनेटिव ऑप्टिमम। सो ये हुआ अल्टरनेटिव ऑप्टिमा का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड पॉइंट है हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन देखो क्या होता है। इन सिंप्लेक्स वैल्यू we can observe that all the entries in columns under the certain variables are less than or equals to 0 and this is the indications of unbounded solution. That means there is no living variable. Minimum ratio is not positive and thus concerned variables can be increased indefinitely without affecting any constraints. So an infinite increases in the value of variable leads to an infinite increases in the objective function which results in an अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, लेट्स सी एग्जांपल। और एग्जांपल है हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। तो एग्जांपल देखते हैं। मैक्स z इज इक्वल्स टू 5x1 प्लस 6x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू 9x1 plus 3x2 minus 2x3 less than or equals to 5, 4x1 plus 2x2 minus x3 less than or equals to 2,
x1 माइनस 4x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल्स टू 3। यहाँ पे x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। The given LPP in standard form. Max Z is equals to 5x1 6x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू, यहाँ पे ऑल लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी कि 0s1 0s2 0s3। सो 9x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 प्लस 0 सॉरी s1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4x1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस s2 इज इक्वल्स टू 2। x1 माइनस 4x2 प्लस x3 प्लस s3 is equals to 3 and all x1 x2 x3 s1 s2 s3 all are greater than or equals to 0। सो इसको हमें टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में देखो सी बी सी जे एक्स बी। सो सी जे में हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। सो इक्वेशन 5 6 1 5 6 1 0 0 0। सो x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो यहाँ पे s1 s2 s3 इसके कांस्टेंट 0 ही आ जाएंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 9x1 प्लस 3x2 माइनस 2 1 0 0 4 2 माइनस 1 0 1 0। सो 1 माइनस 4 1 0 0 1। उसके कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएंगे 5 2 3। सो जेड जे इनिशियली 0 और जेड जे माइनस सी जे आ जाएगा -5 -6 -1 0 0 0। सो इसमें से मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है हमारा ये। सो मिनिमम रेशियो, सो ये कॉलम से जिसको डिवाइड करना है 5/3 2/2 से 1 आ जाएगा और 3/-3/4। सो ये निगेटिव है। सो इसको हम निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। और ये दोनों में से मिनिमम है हमारा ये 1। सो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये 2 और इसको हम पाइवट एलिमेंट देंगे। सो ये 2 को हमें 1 करना है, उसके ऊपर नीचे के हमें 0 करना है। और ये जो 2 है s2 को रिप्लेस करके हमें x2 लिखना है और x2 का जो कांस्टेंट है 6, ये 0 को रिप्लेस करके हमें ये 6 करना है। सो ये ऑल चेंजेस करेंगे हम नेक्स्ट टेबल में। तो सी बी सी जे एक्स बी 5 6 1 0 0 0 x1 x2 x3 s1 s2 s3 s1 x2 s3 6 0 0। सो जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो यानी कि ये 2 को हमें ऑल रो को डिवाइड करना है। सो 2 1 -1/2 2 1 -1/2 0 1/2 0 एंड 1 आ जाए।
ऊपर और नीचे के जीरो करने हैं। सो ऊपर के जीरो करने के लिए हमें रो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थ्री है, इसके ऊपर का थ्री है, तो थ्री को जीरो करने के लिए हमें रो ऑपरेशन में यूज करना पड़ेगा R1 - 3 R2। और ये थर्ड रो के लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा R3 + 4 R2। ये दो रो ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें S1, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के वैल्यूज निकालनी है। सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज निकाल के यहाँ पे डायरेक्टली पुट किए हैं। सो आपको ये रो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। रो ऑपरेशंस आपको ये मैट्रिक्स के वीडियो में मैंने आपको बताया है रो ऑपरेशंस कैसे करते हैं। सो जेड जे निकालते हैं। जेड जे में आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 0, ये 3 0, और ये जेड 6 × 1 6 आ जाएगा। तो जेड जे -CJ। सो 12 - 5 7, 6 - 6 0, -3 -1 -1 0 3, और ये 0। सो ये जो मोस्ट नेगेटिव है, ये मोस्ट नेगेटिव यानी कि इस कॉलम से इसको हमें डिवाइड करना है। सो 2 डिवाइडेड बाय -1/3। नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय -1/2 and 7 divided by -1। So all values are negative। So नेगेटिव है यानी कि ऑल वैल्यूज हम निग्लेक्ट करेंगे। सो नेगेटिव वैल्यूज है यानी कि इसको हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे ये टेबल को। यानी कि यहाँ पे देखो, हमारा जो एंटरिंग वेरिएबल्स था x2 के वैल्यूज थी हमारी 1। और यहाँ पे x3 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू हुई 1। बट ऑल एंट्रीज in the pivot columns are all negative, and this negative and this solution is called unbounded solution। यहाँ पे देखो all values are negative and therefore this is called unbounded solution। सो एग्जाम्पल को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नीचे लिखते हैं दिस इज अनबाउंडेड solution। All entries in this column are negative and therefore this is unbounded solution। सो समझ में आया अनबाउंडेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ऑल एंट्रीज आर नेगेटिव एंड देयरफॉर दिस इज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, फोर्थ वन पॉइंट जो है इनफिजिबल, दैट मीन्स नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। सो यहाँ पे m और -m बिग एम मेथड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था वो हमें यूज करना है इस एग्जांपल में। सेम मेथड है, less than equals to types the right hand side non-negative, then the problem has always provide optimal solution. When constraints are equal or greater than equals to type, then we use artificial variables but not optimality। We do not allow them to enter the basis at optimal level by assigning penalties m और -m। सो ये बिग एम मेथड में मैंने आपको समझाया है। तो इनफिजिबल में हम डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैक्स z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 plus x2 less than or equals to 2, 3x1 plus 4x2 greater than or equals to 12, x1 x2 is greater than or equals to 0. So इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। So max z is equals to 3x1 plus 2x2 subject to 2x1 plus x2 लेस देन और इक्वल्स टू है, यानी कि स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे 3x1 प्लस 4x2 सो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, सो सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे। सो ये प्रोसीजर है हमारे पीवीएम मेथड की। सो x1 x2 s1 s2 a1 ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यूज, m is very large, a1 is the artificial variables and s1 is the slack variable and s2 is our surplus variable। so टेबल ड्रॉ करते हैं। cb cj xb, so 3 2 0 0, यहाँ पे z के फंक्शन में हमने ऐड नहीं किया, यहाँ पे s1 है, सो 0 s1, s2 0 s2 और आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका माइनस हम लिखेंगे x1 x2 s1 s2 a1, तो s1 और a1 0 एंड यहाँ पे माइनस है, सो 2 1 1 0 0, नेक्स्ट 3 4 0 -1 एंड 1, सो z। सो यहाँ पे b का वैल्यू है हमारा 2 और ये 12, सो z निकालेंगे, सो -3m -4m, सो ये 0 माइनस माइनस प्लस m, ये -m और ये -12m आ जाएगा। सो z माइनस cz -3m -3 -4m -2, सो 0 m -m प्लस m 0। सो इसमें से मोस्ट निगेटिव एलिमेंट हुआ हमारा ये, बिकॉज m का ये 4 बड़ा है, यहाँ पे m का 3 है, सो मोस्ट नेगेटिव है -4m -2। सो इस कॉलम से इसको डिवाइड करेंगे, सो 2 एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये मीन रेशियो है। सो इस दोनों में से जो मिनिमम है यानी कि ये, सो पाइवट एलिमेंट होगा हमारा ये 1, सो ये तो 1 है ऑलरेडी, उसके नीचे जो 4 है उसको हमें 0 करना है और ये s1 को लीव करके x2 यहाँ पे एंटर करना है नेक्स्ट टेबल में। cb cj xb 3 2 0 0 -1, x1 x2 s1 s2 a1, सो यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है x2 विथ कांस्टेंट 2 और ये आर्टिफिशियल एज इट इज रहेगा। सो वो ऑलरेडी 1 है, सो उस रो में कोई चेंजेस नहीं होगा और नीचे का जो 4 है उसको हमें 0 करना है, सो उसके लिए रो ऑपरेशन यूज करना है, सो r2 -4 r1, सो इसमें यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 -4 -1 और ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगी। अभी हम जेड से निकालेंगे, जेड से के लिए 2 × 2 4, सो 4 - - +4
प्लस 5m, ये 2 आ जाएगा, ये 4m आ जाएगा, 2 प्लस 4m, ये m आ जाएगा, ये माइनस m, अरे 2 इंटू 2, 4 माइनस 4, सो ZJ माइनस CJ, 4 प्लस 5m माइनस 3, यानी कि 5m प्लस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 4m, m माइनस m प्लस m 0। सो यहाँ पे देखो, ऑल वैल्यूज आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो ऑल ZJ minus CJs all are greater than or equals to 0. And this is the optimal. Therefore, this is optimal solution. तो यहाँ पे देखो, जो x2 है, x2 की वैल्यू हुई है हमारी 2, एंड यहाँ पे देखो a1 की वैल्यूज है हमारी 4। सो ये हुए हमारे बेसिक वेरिएबल, और जो x1, s1 और s2 के वैल्यूज है, ये हुए हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल। दैट मीन्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सो उसको कोई लीव नहीं किया है A1 को, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, विथ अ नॉन जीरो वैल्यू, एंड दिस इज द नॉट फिजिबल सॉल्यूशन। जबकि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है विथ नॉन जीरो वैल्यू, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कोई वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया है, यानी कि और उसका वैल्यू है नॉन नॉन जीरो वैल्यू, देन दिस सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल सॉल्यूशन, दैट मीन्स द इनफिजिबल सॉल्यूशन। So that is the artificial variable remains in solution with non-zero value, and hence it is not feasible solution. Is a not feasible solution. That means infeasible solution. So ये 4 टाइप के एग्जांपल्स हमने देखे हैं। सो वन बाय वन चेक करते हैं। फर्स्ट, डिजेनरेसी क्या होता है, सेकंड अनबाउंडेड अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, एंड लास्ट वन इनफिजिबल। सो फर्स्ट देखते हैं डिजेनरेसी। डिजेनरेसी में क्या देखा है हमने, डिजेनरेसी में टाई वैल्यू आती है मिनिमम रेशियो से। सो यहाँ पे देखो टाई है, यानी कि दोनों में से कौन से भी चूज करना है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेशियो टाई में आता है। सो इसको हम डिजेनरेसी बोलते हैं। सो ये हुआ उसका एग्जांपल्स और उसका ये ग्राफ। सेकंड देखा है हमने अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमा में हमने क्या देखा था कि जबकि यहाँ पे ZJ माइनस CJ, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन अगेन हमने एक जीरो से एक एक तीनों में से एक जीरो को कंसिडर करके हमने एक नेक्स्ट टेबल ड्रॉ किया है, नेक्स्ट इटरेशन, और उसमें देखा है हमने सो मैक्स जेड की जो वैल्यू है दोनों इटरेशन से इक्वल आती है, यानी कि वो हमारा अल्टरनेटिव ऑप्टिमा है। सो थर्ड एग्जांपल देखा है हमने अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। अनबाउंडेड सॉल्यूशन इज द वेरी सिंपल, यानी कि कौन से भी कॉलम में, यानी कि जो हमारा मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स रहता है और उसके कॉलम में जो सब वैल्यूज नेगेटिव रहती है, तो उसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। लास्ट वन देखा है हमने इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन में देखा क्या है हमने कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू रिप्लेस नहीं होती है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की एक वैल्यू रहती है, सो उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। सो ये 4 टाइप्स के
4 टाइप्स हमने देखे हैं एलपीपी पार्ट 2 में, और उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं, और भी एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।